दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टर 3 को लेकर कुछ बड़ी संभावना बन रही है। ट्राइडेंट जो देख सकते हो कि कोविड काल के बाद मल्टी बैगर साबित हुआ था, लेकिन वही स्टॉक 70 के आसपास जो पहुंचा था, इस समय 25 के आसपास है। अब यहाँ पे फिर से खरीदारी शुरू हुई है। क्या इशारा इस समय बन रहा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर में फ्राइडे को बहुत भारी गिरावट हुई थी और इसके पीछे वजह है कि कंपनी के जो फैसले हैं वो यहाँ पे थोड़े से गिरावट के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने का ऐलान किया सेबी ने कंपनी के ऊपर रिलायंस पावर पे, जिससे एक माहौल गड़बड़ हुआ। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर लिया और कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर एजेंसी से सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्या उम्मीद है रिजल्ट की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम सिल्वर टच टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो स्प्लिट और बोनस दोनों का ही फायदा देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करो, 25.49 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.0% की देख सकते की यानी 0.20% की तेजी देखने को मिली। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23.11 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 34.62 का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछ अब इस समय अपने 52 वीक के लोगों के रेंज के आसपास ही है। 3 रुपए का जो स्टॉक था कोविड काल में, वो स्टॉक दौड़ते हुए 70 तक चला गया था। वही 70 का स्टॉक इस समय फिर से 25 के आसपास है, पर यहाँ से अब उम्मीद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे 12.86 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 29.49 का, जबकि डिविडेंड भी देती है कंपनी, 3.02% का डिविडेंड पे आउट करती है, तो काफी अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी ने जो बड़ा प्लान बनाया, 2000 करोड़ का कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अपने प्लान जो प्लांट है उसमें जो कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है, जिसमें पेपर स्पिनिंग टॉवेल की जो डिवीजन में उसमें कंपनी और भी खर्चा करने जा रही है। यहाँ पे आप देखो कि कंपनी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना जो सेगमेंट बढ़ाने जाती है। कंपनी कम 30% प्रीमियम सेगमेंट में आप देखें तो बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आप देख सकते हो कि बेडशीट और टॉवेल में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए इन्होंने देख सकते हो कि यू होम टेक्सटाइल मार्केट में अपनी आगे रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। ईएसजी कोल के ऊपर भी कंपनी पूरा काम कर रही है। तो कंपनी का फोकस बिल्कुल है इको फ्रेंडली, देख सकते हो कि पेपर बनाना, और इसकी वजह से देखें तो लोगों को पर्यावरण के प्रति उनका अवेयर करना, नुकसान किसी प्रकार का पर्यावरण को नहीं करना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। इसी गोल के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कंपनी आने वाले समय आपके चंडीगढ़ और मोहाली में यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। तो ये सारी बातें साबित करिए कि कंपनी का बिजनेस आने वाले में काफ़ी बेहतर जरूर दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है ट्राइडेंट के लिए कि दिसंबर महीने में ट्राइडेंट में खरीदारी शुरू हो चुके हैं म्यूचुअल फंड की। 26 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है और 10 म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट किया है। तो 10 के सामने 26 म्यूचुअल फंड की एंट्री इस बात का सबूत है कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर से खरीदारी दिखने लगी है, यानी आने वाले उसमें ट्राइडेंट में उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 31.89 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.97% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। लगभग 4% की गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह सेबी का फैसला, जिसमें उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने का ऐलान किया। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिर जो फ्रॉड का टैग लगा उससे सिविल डेथ हुई है। तो ये देख सकते हो कि जो बड़ा बयान जो निकल कर आया अनिल अंबानी का बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि फ्रॉड टैग जो लगा उससे सिविल डेथ हुई है। ऑडिट ने अधूरा और नाकाबिल काम किया है। बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के लिए जिस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया उसमें काफ़ी कमी आई। तो अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर नाकाबिल थे, उनके पास वो अनुभव नहीं था और उन्होंने अधूरा नतीजा दिया है। यानी उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर ज़्यादा सच्चाई नहीं है, उन्होंने अच्छे से इसकी जाँच नहीं की है। तो चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम की जो डिवीजन बेंच ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीएफ बैंक द्वारा जो अपीलें की थी उसकी सुनवाई शुरू की है। एक सिंगल जज के आदेश को चुनौती यहाँ पे दी गई है। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर अनिल अंबानी के जो चेयरमैन को 3 बैंकों द्वारा फ्रॉड क्लासिफिकेशन कार्य पर रोक लगाई थी और अब बैंकों ने उसके खिलाफ अपील की है।
तो यहाँ पे बैंकों द्वारा भरोसा की गई फॉरेंसिक ऑडिट में पहली नज़र में गंभीर कमियां देखने को मिली है, यानी उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। तो आप देख सकते हो कि इस सप्ताह की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट एसपी चिनॉय ने जस्टिस मिलन यादव के निष्पक्ष के खिलाफ विस्तार से दलीलें दी। उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को पारित आदेश द्वारा फ्रॉड क्लासिफिकेशन की रोक पर जो रोक लगा दी, उसी के खिलाफ ये बैंक जो है कोर्ट में गए और अब देख सकते हो कि ये पूरा मामला शुरू हुआ है। तो शुक्रवार को एडवोकेट गौरव जोशी जो अंबानी की ओर से पेश हुए और उन्होंने जज से कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की है वो फ्रॉड की कार्रवाई के कारण उनके क्लाइंट की सिविल डेथ हो गई है, क्योंकि वह पैसे उधार नहीं ले सकते, अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो इस अधूरी रिपोर्ट ने उनकी ज़िंदगी खराब की है, क्योंकि अब उनको बैंकों से कर्ज नहीं मिलेगा और इसीलिए इस मामले को आगे बढ़ा के इसको फाइनल स्टेज पे पहुंचाना चाहिए। कुल मिला के अभी मामला कोर्ट में, सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक तरह से अनिल अंबानी के लिए झटका है। दूसरी तरफ सेबी की तरफ से जो ये अभी समय में फैसला किया गया है कि फॉरेंसिक ऑडिट की जाएगी, उससे भी मामला गड़बड़ हुआ। तो कुल मिला के अनिल अंबानी के लिए अभी भी मुसीबतें शुरू हुआ और उसके निवेशकों को भी नुकसान हो रहा है। जो शेयर होल्डर जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है उनको डबल नुकसान हुआ है। एक तो जो निवेशक जिन्होंने बहुत पहले निवेश किया हुआ था वो फंस गए, क्योंकि 500 का आईपीओ आया हुआ था। सेकंड टाइम इस बार जो तेजी का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक 76 तक चला गया था, अब वो 76 का स्टॉक फिर से 30 के आसपास आ गया, तो वो लोग भी फंस गए। वेट करना होगा कि स्थिति बदले और फिर से रिलायंस पावर के शेयरधारकों को फायदा हो। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 16.24 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.46% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपनी Q3 की तैयारी कर ली है और उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, यानी Q3 की तैयारी अब हो चुकी है। जो काम उनके पास सौंपा गया था वो सारा काम हो चुका है और अब उन्होंने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप Q3 का रिजल्ट लेके आ सकते। तो ये आप देखो कि अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है और उनका कहना है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की जो भी कामकाज थे वो सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं Q3 के संबंध में और अब ये आगे अपने रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अब बात करें रिजल्ट की, तो पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। सितंबर 2024 में 1305 करोड़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर 25 में 1478 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन जून में 1631 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। बात प्रॉफिट की करें, सितंबर 2024 में 183 करोड़ के आसपास था, जो हल्का सा कम होकर इस बार 182 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे जून में 278 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट में कमी आई दोनों तरफ, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन फिर भी एक छोटी कंपनी जिसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है 182 करोड़ का, वो काफ़ी मायने रखता है। वैसे नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 10,282 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 12,281 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी अब रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। तो आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय कंपनी का काफ़ी अच्छा होगा। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है और यहाँ तक कि जो इसके इन्वेस्टर है आईसीआईसी बैंक, वो अपनी हिस्सेदारी भी बेचना चाहते हैं और अदानी ग्रुप इसके लिए इंटरेस्टेड है। यानी आने वाला जो समय जेपी पावर के लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे हम सिल्वर टच टेक्नोलॉजी की बात करें, 1605 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक लगातार दौड़, इसका 52 वीक का जो लो है वो 610 का है, लेकिन हाई 1690 का है, यानी स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी अब 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको कंपनी एक और शेयर देने जा रही है। इसके अलावा देखें तो कंपनी 1:5 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट भी करने जा रही है। जो 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है उसको 2 रुपये में बदला जा रहा है, यानी आपके पास एक शेयर स्प्लिट के बाद 5 शेयर हो जाएंगे और एक बोनस के ऊपर एक शेयर, इसका मतलब आपके पास टोटल 10 शेयर हो जाएंगे। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की है, तो इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन में 80% की जबरदस्त जंप स्टॉक दिखा चुका है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट कैप 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार अपर सर्किट लग रहे और यहाँ पे पिछले एक साल में 140% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो एएसएम लिस्ट में शामिल है, लॉन्ग टर्म स्टेज 1 के अंदर शामिल किया, क्योंकि लगातार दौड़ रहा है, इसकी वजह से इस फैसला लिया गया। लेकिन अब बोनस स्प्लिट का मौका है, तो यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।